अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मासी किस्सा बुतसाजों का सल्फाइड सीज़न 2, जो कि तहरीर है नूर राजपूत की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 35। 8वें दिन वो अपने घर पहुंचा था। कैसे, ये वो भी नहीं जानता था। बस उसे इतना पता था कि हर अंधेरे में उसे रोशनी दिखाई दी। उसने जिसे अंधेरे में पुकारा वो उसे कैसे छोड़ सकता था। उसकी हालत ख़राब थी। वो अपनी माँ की बाहों में बेहोश हो गया। सईद जबील उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले आए थे। उस घर को बेच दिया था। पाकिस्तान में हानम, अब्दुल और हाथ के साथ कुछ दिन मुल्तान में, जबकि बाकी 2 महीने हमदान साहब के पास लाहौर में रही थी। हाद ने किसी को कुछ नहीं बताया था और बाकी सब पूछने से गुरेज कर रहे थे। वो पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया था। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो, और उसके जिस्म पर जलने के साथ साथ अजीबोगरीब नुकसान थे। अब्दुल को उसे देखकर दिली सुकून तो मिला, पर असली गुस्सा ऊद आया था। आई विश मैं तुम्हारी जगह होता, वो रात को उसके पास लेटते बोला। हाथ कुछ नहीं बोला। वो जिस कैफियत से गुजर कर आया था, उसने उसके रहे सही अल्फाज भी छीन लिए थे। मुझे भी सब तुम्हारी तरह ट्रीट करते, सब ढूंढते। वो बच्चा था और उन्हें और नहीं जानता था कि उसके साथ पैदा होने वाला भाई किस क़यामत से गुजर कर आया था। उसने हाथ के गिर्द अपना बाजू फैलाया। वो उसे प्यार करता था लेकिन जताता नहीं था। ख़ास होना इतना भी आसान नहीं होता। आई विश के तुम मेरी जगह पर ना आओ। वो पूरे वो पूर वो पूरे दिन में सिर्फ एक जुमला बोला था। अब्दुल ने कनखियों से उसे देखा। हाथ आंखें बंद किए लेटा था। वो बस लेटा रहता, सो नहीं पाता था। उसे अपनी ही चीखें सुनाई देती थीं। क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया? वो अब मासूमियत से पूछ रहा था। उसे लम्हे भर को हाथ पर तरस आया था। हाँ, उन्होंने कोशिश की, बट मुझे दर्द नहीं होता। और अब्दुल बस उसे देख कर रह गया था। हम वापस कब जाएंगे? वो यहाँ नहीं रह सकता था। उसने ये 2 माह कैसे घर में रहकर गुजारे थे, ये वही जानता था। वो ऐसा बच्चा नहीं था जिसका खेल कूद में दिल लग जाता। शायद कभी नहीं। हानम ने उसे देखते जवाब दिया। लेकिन हमें अब चलना चाहिए। हम वहाँ नहीं जा सकते हाथ। वहाँ रहना खतरनाक है। हम किसी और शहर में रह लेंगे। वो जैसे सब सोच कर आया था। मैं यहाँ क्या करूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता, और मुझे बहुत कुछ करना है। उसने पहली बार जिद की थी। वो अपने अंधेरों से भागकर जाता भी तो कहाँ? एडिनबर्ग। हानम ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। और फिर कुछ देर बाद वो लोग लंदन के बजाय शिफ्ट हो गए थे। मैं उम्मे ईमान हूँ, और मैं स्याह सफ़ेद दोनों से नफरत करती हूँ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों लोग नहीं पसंद। मुझे एक सफ़ेद ने स्याह के पास भेजा ताकि मैं उसे रोशन कर सकूं, पर जब स्याही मुझे निकलने लगी तो सफ़ेद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे वापस खींच लिया। और जब मैं वापस लौटी तो सफ़ेद मुझसे इनकारी हो गया। मैं तो स्याह हो चुकी थी। मेरे वजूद पर स्याही लग चुकी थी। और चमकते शिफाफ लोग भला स्याही कब पसंद करते हैं। और फिर स्याही मेरी तलाश में निकली। जब उसने मुझे सफ़ेद की तरफ झुकते देखा तो उसने मुझे छोड़ दिया। और अब मैं भटक रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं स्याह हूँ या सफ़ेद? मेरा रास्ता कौन सा है? क्या कोई मुझे बताएगा मैं कौन हूँ? उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो सीधी लेटी थी। उसके पाँव पर प्लास्टर लगा था और उसका जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। क्या मैं मर चुकी हूँ? पहला ख्याल यही आया था। क्या मैं कब्र में हूँ? उसने अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश की, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो रोशनी थी, और कब्र में तो सिर्फ अंधेरा होता है। उसने फिर से आंखें मूंद ली। उसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की, याद करना चाहा आखिरी वक्त में वो कहाँ थी। और फिर उसे याद आ गया, हाँ, जबील उसे बार बार फ़ोन कर रहा था। चमकते शिफाफ लोग भला स्याही कब पसंद करते हैं? उसे बेख्तियार दर्द महसूस हुआ था। अपने दिल में, अपने दिमाग में, यहाँ तक के पूरे जिस्म में। बेख्तियार दायमा उसके सामने आई थी। पता नहीं हम वो ख्वाब क्यों देखते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और इन ख्वाबों की कीमत हमारी जान होती है। साफ शिफाफ सा हाथ भला उसके मुकद्दर में कहाँ था? उसे होश आ चुका था। सलमा बेगम और हमेजा की हालत काफ़ी ख़राब थी। दोनों का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। दायमा उनके पास ही थी। उसने फिर से आंखें खोली और उठना चाहा, पर वो उठ नहीं पाई। उसका जिस्म बेजान था। अम्मी। उसने सलमा बेगम को पुकारना चाहा, पर अल्फाज दम तोड़ गए। वो एहसासात बहुत तकलीफ देह होते हैं। जब आप जिंदा तो होते हैं, लेकिन आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे पा रहा होता। बेबसी की हद थी, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो सफ़ेद तकिए में जज्ब हो चुके थे। इस अजियत से सिर्फ एक शख्स वाकिफ था, और वो था हाथ जबील।
वो लोग वापस आ चुके थे और यहाँ नए घर में एल्फ उनसे मिलने आई थी। वो काफ़ी लंबे अरसे बाद उनसे मिली थी। जब से उसे तलाक हुई थी और उसकी बेटी की मौत हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल दुनिया से कट गई थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर सुल्तान मलिक जैसा शख्स आनन फानन आ गया था। मोहब्बत के दावे किए और अपनी पूरी कोशिश की। उसे शादी करनी ही थी, सो उसने सुल्तान मलिक से कर ली, पर वो शख्स धोखेबाज निकला। जब उसे बेटी हुई तो वो अपने साथ ले गया और एल्फ को यही बताया कि वो मर चुकी है, पर वो जानती थी कि उसकी बेटी जिंदा थी। वो अकेली रह गई थी। एक मशरकी शख्स से उसे मोहब्बत हुई थी और दूसरे मशरकी शख्स ने उसे शादी करके धोखा दिया था। वो लड़की जो इंतहाई ज़हीन और फ़तीन थी, वो अब अक्सर भीगी सड़कों पर अकेले घूमती थी। वो ना सुल्तान मलिक को ढूंढ पाई और ना अपनी बेटी को। और फिर रोहान जबील भी चला गया था। वो अक्सर खाली निगाहों और खाली दिल के साथ भीगी सड़कों पर यूं ही चलती रहती। वो आरजे से मिलना चाहती थी और रोहान जबील से भी, और फिर पूछना चाहती थी कि उसने वफ़ा कहाँ से सीखी थी। वो अक्सर उसे ढूंढती थी। क्या किसी ने उस लड़के को देखा है जो अक्सर स्मोकिंग करता पाया जाता था? वो स्याह हुडी पहने अकेले घूमता था, जिसे सुनने को लोग बेताब रहते थे, जिसके हाथ पर टैटू बना था। वो जो गिटार कंधे पर लटकाए जन्नत रोड से गुजरता था। वो जो सर्द आंखों से घूमता सामने आने वाले को बर्फ बना देता था। वो जो गुस्से में फुटबॉल दे मारता था। वो जो लूसिड ड्रीमर था, वो जिसे इब्लीस कहा गया था। वो जो अपनी मोहब्बत अपने हाथों से खो देता था। वो जो मोहब्बत खो देने के बाद उसे पागलों की तरह ढूंढता। वो जो बारिश में नम आंखें लिए हौले हौले गुनगुनाता। वो जिसने हर रूप में दुनिया फतह की थी। वो खुद को सल्फाइड कहता था। वो जिसे ब्रोमाइड पसंद नहीं थी। मैं एल्फ ऑस्कर कितने सालों से उसे ढूंढ रही हूँ। वो लड़का जो अचानक गायब हो गया था, क्या किसी ने आरजे को देखा है? लेकिन उसे ना मिलना था और ना मिला। फिर जब वो हानम से मिली तो उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी को यूं बेमकसद गुजारने से क्या होगा। फिर उसने शुरुआत की आरजे ब्रांड की, जो आज लंदन का एक मशहूर ब्रांड था। उसे अब्दुल और हाथ दोनों पसंद थे। अब्दुल आरजे की याद दिलाता था तो हाथ रोहान जबील की। उसे बस यही अब अपनी फैमिली लगती थी। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक मशरक था तो दूसरा मगरिब, और दोनों की कभी नहीं बनती थी। हाथ का इंटरेस्ट अपने बाप की तरह मेडिकल की तरफ नहीं था, बल्कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता था। उसे लगता था कि जो स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, वो सिर्फ हम यूज़ नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इख्तियार नहीं होता, पर वो खामोशी से हमारी ज़ाती ज़िंदगी तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग उस तक पहुंच चुके थे। उन्हें कैसे पता चला वो कहाँ था? और ये चीज़ उसे मजबूर करती थी कि वो इस टेक्नोलॉजी की डार्क साइड तक पहुंचे। वो यहाँ अल्लूर नहीं जा सकता था, लेकिन वो वहाँ के सेशन ऑनलाइन बाकायदगी से ले रहा था। जो समझ में ना आता वो सवाल करता और पूछता, यहाँ तक कि अपनी माँ से लंबी बहस करता, यहाँ तक कि अब्दुल उकता कर उठ जाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मॉम। मैं नहीं जानता मेरी ज़िंदगी कब तक है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ ध्यान दूँ। वो अपने बाप की तरह इस्लाम की तालीमात भी सीखना चाहता था और एक डाटा साइंटिस्ट भी बनना चाहता था। तुम दोनों कर सकते हो, उसने पौधों को पानी देते जवाब दिया था। मतलब मुझे डबल काम करना होगा। जितने बड़े काम हो जितने बड़े होते हैं वो उतने अकेले गोल्स जितने बड़े होते हैं उतने ही जिनके गोल्स जितने बड़े होते हैं वो उतने ही अकेले होते हैं और उनका काम भी इतना ही होता है। उसने समझते हुए सर को हल्का सा खम दिया। उसे तन्हाई से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो उसे इतने करीब से देख चुका था कि अब सब कुछ बेमायनी हो गया था। और फिर वो संजीदगी से अपने मकासद की तरफ मुतवज्जा हो गया। 24 घंटों में से 30 24 घंटों में से 23 घंटे वो जैसे मर्जी गुजारते, लेकिन हानम आज भी हर रात उन्हें दर्द देती थी। उन्हें आज भी वो सब बताने की और समझाने की कोशिश करती जो वो खुद जानती थी। अब्दुल जल्द उकता जाता, जबकि हाथ ऐसे सुनता और सवाल करता जैसे उसे यही काम करना हो। अब्दुल को जितना लड़ाई झगड़े में मज़ा आता था, इतना कहीं और नहीं। ऐसा नहीं था कि उसकी कंपनी गलत थी या वो गलत काम करता था, या फिर वो लड़कियों के चक्कर में था। बस वो कुसीला था। हाथों से खींचकर अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाता और नमाज पढ़ने के बाद बिना दुआ मांगे ही भाग कर आ जाता। वो कहीं रुक नहीं सकता था। वो ठहर नहीं पाता था। उसका जैसे कोई ख़ास मकसद नहीं था। उसे अपने बाप पर अब गुस्सा आता था। वो दोनों अब 15 साल के होने वाले थे।
हानम एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और और ये सारा वक्त उन्होंने एडमबर्ग में ही गुजारा था। हाथ के लिए अपनी माँ से ज़्यादा आइडियल कोई नहीं था। इन 15 सालों में हाथ ने दीन की सारी पढ़ाई घर में ही की थी। वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। वो दोनों हाई स्कूल जाते थे। वो अपनी क्लास में सबसे कम उम्र बच्चा था, जबकि हाथ एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। लेकिन जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा होता, अब्दुल वहाँ पाया जाता। उसे हानम ने बहुत समझाने की कोशिश की थी। हाथ ने भी समझाया, लेकिन वो इस मार धाड़ से खुद को मजबूत बनाना चाहता था। उसे आज भी यही डर लगता कि जब जंग होगी तो कहीं हार ना जाए। इसलिए वो जिस्मानी तौर पर खुद को मजबूत बनाना चाहता था, ताकि हाथ की तरह दर्द बर्दाश्त कर सके। और इन सारे सालों में अगर वो कहीं ठहरा तो वो ईमाने थी। अब टीनेज लड़का था। पहले की तरह हाथ ने ईमाने को लेकर बहस नहीं की थी, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता वो एक ही बात करता, तुम झूठे हो, तुमने वादा किया था, पूरा नहीं किया। और हाथ अपना सर थाम लेता। वो उसे कैसे बताता कि ईमाने उनकी बहन नहीं थी, वो उसे नहीं ला सकते थे। अब्दुल खुली किताब की तरह था, अंदर बाहर से एक जैसा। उसे ना झूठ बोलना आता था और ना वो मकारियाँ करता था। ना वो अपने जज्बात छुपा सकता था और ना गुस्सा। वो सब कह देने का आदी था। वो जो करता था, हाथ को सब पता था, लेकिन हाथ क्या करता वो कभी नहीं जान पाया। वो उसके लिए एक मुअम्मा ही था। तुम हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो, तुम मेंटली सिक नहीं होते? उसे पढ़ना पसंद था, और कोडिंग भी, इसलिए वो ज़्यादातर यही काम करता। जब तुम सो रहे होते हो, मैं रनिंग में एक्टिव एक्टिव रहने के लिए करता हूँ। आह, इतना काम करके जाने तुमने कौन सी दुनिया फतह कर लेनी है, वो चिढ़कर कहता। अब्दुल जल्दी नहीं उठ पाता था, जबकि हाथ जल्दी उठने का आदी था। वो सुबह सुबह हानम के साथ निकल जाता। वो वॉक करती थी, जबकि वो भागता था, तेज तेज। वो इन चीखों से पीछा छुड़ाना चाहता था, अपनी ही चीखों से, पर इन चीखों ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो इतना तेज भागता था कि उसका जिस्म सर से पाँव तक पसीने में भीग जाता। अक्सर हाना उसे मना करती थी, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाया कि उसकी अपनी ही चीखें उसे सोने नहीं देती। कल मेरी क्लास की एक लड़की ने तुम्हारा नंबर मांगा। वो नाश्ते की टेबल पर बैठे थे जब अब्दुल ने बताया। उसके बाल कानों की लौ को छू रहे थे और आगे उसने एक पतला सा बैंड लगाकर उन्हें पीछे किया था। पीछे से उसके बाल गर्दन को छू रहे थे, जबकि हाथ के बाल तरीके से सेट थे, और जब सेट नहीं होते तो माथे पर गिरते, लेकिन वो इन्हें सेट रखने का आदी था। हानम ने चौंक कर उसे देखा, जबकि नाश्ता करते हाथ को अच्छू लगा था। उसे ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था। ओह कम ऑन मैन, एक नंबर ही तो मांगा है, वो हाथ के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बोला। और वैसे भी तुम पूरे स्कूल के लिए एक मिस्ट्री हो। अपनी उम्र के लिहाज से तुम स्कूल में 3 क्लासेस आगे हो। तुम कोडिंग में एक्सपर्ट हो और तुमने सारी किताबें पढ़ रखी हैं। तुमने जो लास्ट सेमिनार में प्रेजेंटेशन दी थी, लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस हुई हैं, और उन्हें हुडी पहने, चश्मा लगाए, कंधे पर बैग लटकाए, बारिश में चलता हाथ काफ़ी पसंद है। वो ये सब पहली बार सुन रहा था और काफ़ी हैरान था। फिर तुमने क्या किया? हानम ने पूछा। मैंने मना कर दिया, वो जूस का गिलास मुंह से लगाते बोला। मैंने उन्हें बता दिया कि हाथ बुक्ड है। बुक्ड का लफ्ज़ सुनकर हाथ का मुंह हैरत से खुला, जबकि हानम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। लेकिन दामी के साथ तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है ना? हानम ने तसही की। ओह कम ऑन, वो सब तो बस एडवेंचर था ना। मैं कैसे बुक्ड हूँ? हाथ अभी तक वहीं अटका था। लेट मी एक्सप्लेन। उसने दोनों बाजू मेज पर रखे, जैसे वो बहुत ज़रूरी बात कर रहा हो। तुमने कहा कि हम ईमाने को नहीं ला सकते, क्योंकि वो हमारी बहन नहीं है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। ईमाने? आह! हाथ फौरन चिढ़ गया। उसकी तकरीर फिर शुरू हो चुकी थी। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा, जबकि हानम अब हथेली पर थोड़ी जमाए अब्दुल को सुन रही थी। उसे इस वक्त उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अभी हम 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद जब 18 के हो जाएंगे तो तुम ईमाने से शादी कर लेना, फिर हम उसे परमानेंट यहाँ ले आएंगे। हाथ ने अपना निवाला छोड़कर उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग फिर गया हो, जबकि वो खुद उसे यूं देखते होंक लग रहा था। इसीलिए तुम बुक्ड हो, किसी और लड़की का मत सोचना। हाथ ने निवाला वापस रखते रहम तक निगाहों से अपनी माँ की जानिब देखा, जो चेहरा नीचे किए अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब वो लड़की सबको बता देगी, और यूं कोई तुम पर लाइन नहीं मारेगा। और बस, हाथ ने गहरा सांस अंदर खींचा और खुद को रिलैक्स किया। लेकिन एक मसला है।
हानम ने कहा तो अब्दुल फौरन मुतवज्जा हुआ। शादी के लिए ईमाने की एज भी तो 18 होनी चाहिए ना। ओह, अब्दुल ने अपनी ही सर पर चपत लगाई। अब वो उंगलियों पर गिन रहा था। वो अभी 9 साल की है, यानी मुझे 9 साल और इंतज़ार करना होगा। वो अब अफसरदा हो गया था। बस, बस करो, बहुत हो गया। हाथ अपना फोस उठ हाथ अपना फ़ोन उठाते झटके से उठा और साथ वाली कुर्सी से अपना बैग उठाकर कंधे पर डाला और इन दोनों की तरफ उचटती निगाह डालकर बाहर की जानिब बढ़ा था। ओ हीरो, लिसन। अब्दुल की पुकार पर वो रुका ज़रूर लेकिन पलटा नहीं। यू आर बुक्ड, ओके। अगर कोई लड़की मुझे तुम्हारे आसपास नजर आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने खुलेआम धमकी दी। इडियट, वो ऊंची आवाज़ में कहता बाहर निकल गया, जबकि हाना बेख्तियार हंसती थी। उसने अब्दुल के चेहरे को प्यार से छुआ। मॉम, आप उसे बता दीजिएगा। वो अब उन्हें तंबी कर रहा था। और फिर स्कूल में होने वाले ड्रग्स वाले वाक़ये के बाद अचानक ही अब्दुल को उस पर शदीद गुस्सा था और ये गुस्सा वक्तन फ़वक्तन निकलता रहता था। वो हाथ को तपाने के लिए और गलत काम करता और फिर उसने रेसलिंग शुरू कर दी थी। उस रोज़ भी वो लोग स्कूल से कुछ फासले पर थे, जहाँ स्कूल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट रेसलिंग करते थे। वन व्हीलिंग और बाकी गैर कानूनी काम जो स्कूल के बच्चों को अलाउ नहीं था। अब्दुल वहाँ मौजूद था। उसके सीनियर्स के साथ वैसे भी नहीं बनती थी। मेरे साथ लगाओगे? उसने फाइनल ईयर के स्टूडेंट को हर बार जीतते देखा तो पूछा। और फिर अगले चंद लम्हों में वो हीरो बना कार के कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ वाली बाइक पर बैठा हवाओं में उड़ रहा था। वो जीत गया और लाइब्रेरी में बैठे हाथ को किसी ने अब्दुल की खबर दी थी। वो घर ही जा रहा था। आज उसकी डोज का दिन था और वो जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि इस डोज के बाद वो काफ़ी घंटों तक कुछ नहीं कर पाता था। अब्दुल का सुनकर तेज़ी से भागा और वहाँ पहुंचकर उसने अब्दुल को घर चलने का कहा। अपने भाई को हराओ तो माने, किसी सीनियर ने उसके कान में सरगोशी की थी। एक शर्त पर, अब्दुल ने फौरन कहा। तुम मेरे साथ रेस लगाओ। अगर मैं हार गया तो दोबारा नहीं करूँगा। वो उसे अपना बदला लेना चाहता था। हाथ ने खुद पर जब्त करते उसे देखा और फिर राज़ी हो गया। वो उसे वापस ले जाना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों भाई सर पर हेलमेट ओढ़े हुए थे। हाथ ने सर्द निगाहों से उसे देखा और फिर बाइक स्टार्ट होने के बाद जब सीटी बजी तो वो दोनों तूफान की तरह गायब हुए। अब्दुल पहले आगे थे और फिर हाथ। उसने अब्दुल को आगे नहीं उसने अब्दुल को आगे नहीं आने दिया और जब वो जीतने के करीब था तो उसे अटैक हुआ। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो बाइक समेत नीचे गिरा था। अब्दुल का बाइक उसे टकराया और फिर वो दोनों भाई ज़मीन बोझ थे। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से भाग गए और कुछ उनकी तरफ बढ़े। हाथ को मछली की तरह तड़पते देख एक स्टूडेंट ने उसका हेलमेट उतारा था और फिर उसके साकित पड़ते वजूद ने सबको डरकर भागने पर मजबूर कर दिया था। सबको लगा वो मर चुका है, जबकि अब्दुल को काफ़ी चोटें आई थीं, पर वो खुद ही उठ गया था। हाथ की हालत देखकर वो डर चुका था। कुछ देर बाद वहाँ एम्बुलेंस थी। हमें हाथ को अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसे अपना सांस सूखता महसूस हुआ। चटाक की आवाज़ उभरी थी और अब्दुल ने बेयकीनी से माँ को देखा। वो लोग अस्पताल में थे और हानम का रंग फीका पड़ गया था। वो ये पहली बार था कि जब उसने अब्दुल के किसी ये पहली बार था जब उसने अब्दुल की किसी गलती पर उसे मारा था। जाओ यहाँ से। वो अपने गुस्से पर जब्त कर रही थी और उसे पहली बार अपने भाई की वजह से थप्पड़ पड़ा था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और घुटने छिल गए थे, जबकि हाथ अब ठीक था। उसे भी चोटें आई थीं, पर हानम को डर था कि कहीं अस्पताल वाले उसके अटैक से वाकिफ ना हो जाएं। मैं जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। वो अपने गले में अटके आंसुओं को जब्त करते बोला। जाओ अब्दुल, मुझे इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। उसने पहली बार अब्दुल पर गुस्सा किया था और वो उसका आदी नहीं था। वो पलटा और भागता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर उसके पास आया था। पेशेंट का नाम क्या है? अब्दुल अब्दुल अहद। वो बेसाख्ता बोली। नहीं चाहती थी कि उसका नाम किसी अस्पताल के रिकॉर्ड में जाए। उसे खारिज कर दिया गया और अहद को लेकर घर आ गई थी, पर नहीं जानती थी कि अब्दुल अपनी ज़िद का इतना पक्का है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अब्दुल चला गया, वो वापस नहीं आया। उसे ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला और फिर अकेला रह गया वो और हानम। लेकिन अब्दुल जिसे उसके पास छोड़ गया था वो थी ईमाने। उसका ख्याल अब जाता ही नहीं था। अब्दुल के साथ ही उसके दिमाग से चिपक गया था। उनके कमरे में आज भी वो फ्रेम्ड तस्वीर थी जो अब्दुल ने रखी हुई थी। अब वो उसे उल्टा नहीं करता था। वो अब्दुल को बहुत याद करता था। उसे रोना आता पर वो रोया नहीं।
اسے رونا آتا تھا پر رویا ہی نہیں جاتا۔ ہائی اسکول میں سمر بریک تھی۔ اس نے ایک AI کورس کے لیے کالج جوائن کیا تھا۔ وہ اس کورس میں سب سے کم عمر بچہ تھا اور یہاں اسے ولیم ملا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اسے عمر میں بڑا تھا۔ وہ اب اکثر ہاتھ کے ساتھ ہوتا۔ ہاتھ دوست بنانے کا عادی نہیں تھا لیکن ولیم کی نیچر اچھی تھی۔ وہ اس سے قد میں اور جسامت دونوں میں بڑا تھا۔ آج کل ہاتھ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی ویکسینیشن ڈوز ایکسپائر ہونے والی تھی۔ 10 سال کی ایکسپائر ڈیٹ تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے رینیو کیا جاتا یا کیسے بنایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہانم بھی پریشان تھی۔ اب اسے کبھی اٹیک ہو جاتا تو یہ اس کے لیے خطرناک تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی کا ایک اور بھیانک واقعہ ہوا۔ وہ ولیم کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا جب اچانک ولیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے تم پسند ہو۔ ہاتھ مسکرایا۔ ہاں مجھے بھی تم پسند ہو، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا اور یہ دوستی والی محبت نہیں ہے۔ ہاتھ تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ول یو بی اسٹاپ؟ میں مسلم ہوں اور میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ خود پر قابو پاتا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ولیم کو کچھ ذہنی مسائل تھے۔ اس کے اسی لیے وہ زیادہ دوست نہیں تھے اور اگلے دن وہ رات کو گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج کل اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک پر اکیلا چل رہا تھا جب کسی اچانک پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کراہ کر گرا اور پھر اس نے ولیم کو اپنی جانب جھکتے پایا تھا۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے، وہ غصے سے بینکارتے بولا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ ہاتھ جو اتنا کمزور کبھی نہیں تھا، وہ اس وقت سر میں لگنے والی چوٹ کے باعث اٹھ نہیں پایا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ولیم کے فادر کے قریب ورک شاپ تھی، وہ اسے وہاں لے آیا تھا۔ ہاتھ کے سر سے خون ابل رہا تھا۔ مجھے انکار نہیں پسند، وہ اب اپنے بالوں کو جگڑتے بولا۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا پر تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک لائٹر جلایا اور جھکتے ہوئے اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہاتھ اس وقت تکلیف میں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل اسے اٹیک ہو جائے گا۔ تم مسلم ہو تو کیا ہوا؟ پلیز میری بات مان لو۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ نے نام میں گردن ہلائی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا اور پھر ولیم نے لائٹر آن کر کے اس کے سینے پر لگا دیا۔ وہ اسے جلا رہا تھا۔ جگہ جگہ سے وہ اذیت پسند تھا۔ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا پر اسے حیرت ہوئی جب ہاتھ چیخا اور چلایا نہیں۔ وہ اس کے جسم کو جلاتا اور پھر اسے ہاتھ سے چھوتا جیسے مرہم رکھ رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ غلط کرتا ہاتھ کی پوری باڈی کپ کپانا شروع ہو گئی۔ چہرہ نیلا پڑا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ولیم کے دیکھ کر ڈر گیا اور جب اس نے جھک کر اسے چھوا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ وہ ڈر کر وہیں اسے چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ایک بار پھر سید جبیل صاحب کو انن فانن جانا پڑا تھا اور اس بار انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد ہاتھ کافی دنوں تک اس گہرے صدمے میں رہا تھا۔ وہ جن اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کرتا اسے بار بار دھکیلا جاتا۔ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی کو دوست نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر اس نے مردوں کی آپس میں محبت پر پراپر ریسرچ کی تھی اور تب اسے حیرت ہوئی کہ اب یہ غلیظ کام مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا تھا۔ موم، مجھے لندن واپس جانا ہے۔ وہ ہانم کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا اور مجھے النور جوائن کرنا ہے۔ مجھے اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا اور پھر وہ لوگ لندن دوبارہ شفٹ ہوئے۔ پھر اس بار ہاتھ نہیں عبدل تھا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا کیونکہ اس رات ولیم وہاں سے بھاگ تو کیا تھا پر اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی اور وہ یہی کہتا رہا کہ ہاتھ مر گیا، ہاتھ مر گیا، اور پھر ہاتھ عبدل بن گیا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں ہاتھ مر چکا تھا کیونکہ ہانم کے کالج کی انتظامیہ نے جب پوچھا تو اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ لوگ لندن آ گئے تھے۔ ایلف کے گھر کے پاس ہی ان کا گھر تھا اور ہاتھ نے النور باقاعدہ جوائن کر لیا تھا۔ سعید جبیل نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ ہانم کا اور روحان کا اب ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا عبدل۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو حقیقت پتہ تھی اور کچھ کو نہیں۔ اس نے تھیولوجی کی پڑھائی شروع کر دی کیونکہ وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ اب وہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دن میں النور ہوتا تھا
उसे लगता था उसकी 2 ज़िंदगियाँ थीं, एक अब्दुल की जो दिन की सफ़ेदी में वो जी रहा था और एक ज़िंदगी उसकी स्याही की थी जिससे कोई वाकिफ़ नहीं था, यहाँ तक कि हानम भी नहीं। उसने डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। वो सारी-सारी रात लगा रहता। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था और ये ऐसी फील्ड थी जहाँ सीखने ही आता था। वो अपने बाप के एक पुराने दोस्त से भी मिला, जो लैब में उनका वफ़ादार था। उसने हाथ की मौत का अफ़सोस किया वो एक्सपर्ट और वो सपाट चेहरे के साथ खामोशी से सुनता रहा। उसे अपने मरे हुए होने पर ज़रा अफ़सोस नहीं होता था। अच्छा हुआ हाथ मर गया। जीता रहता तो कैसे अपने मकसद तक पहुँच पाता। लोग उसे जीने ही नहीं देते। उसने जब पहली बार पज़ल बॉक्स को हल किया तो उसे एक पर्ची मिली थी। ये वैक्सीनेशन का फ़ॉर्मूला था, लेकिन वो पज़ल बॉक्स का एक ही दरवाज़ा खोल पाया था। बाकी पज़ल बॉक्स अभी भी बंद था। वो जेनेटिक्स को ज़्यादा नहीं जानता था, पर उसे अब अपनी बीमारी के बारे में मज़ीद तहकीक करनी थी। और जब उसने ये जाना कि इस बीमारी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक जी सकते हैं, तो वो साकित रह गया। उसे बहुत कुछ करना था। तो क्या वो ऐसे ही मर जाता? उसे एंग्ज़ायटी अटैक हुआ था। उसे मरने से नहीं बल्कि बेमकसद मरने से डर लगता था। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और दोबारा मरने से बचा लिया, तो फिर यकीन करो कि अल्लाह ने ज़रूर कुछ लिखा है। बस तुम फ़ोकस करो। हानम की बातें उसे तसल्ली देती थीं। उसके पास फ़ॉर्मूला था, वैक्सीन बनाना मुश्किल था, पर वो किसी पर यकीन कैसे करता? फिर उसने कोशिश शुरू कर दी। उसे हर बार नाकामी का सामना होता। उसके अटैक्स बढ़ रहे थे। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर पड़ रहा था। खानम का दिल खून के आंसू रोता, लेकिन उसने अपने दुख को दिल में दबा लिया था। अब्दुल के जाने के बाद भी वो पहले जैसी नहीं रही थी और अब हाथ को तो बिल्कुल भी नहीं खो सकती थी। उसका इंटरेस्ट एक एआई बनाने का था, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत एडवांस हो, जिससे उसे हर तरह की मदद मिले। और फिर उसने एक एआई को बना लिया था। शायद ये उसकी वैक्सीनेशन में मदद करती। पहले पहल वो उससे सिर्फ बात कर सकता था और फिर उसने उस पर मेहनत की। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला हो, जिसे दुनिया को बचाना हो और ख़ुद को भी, और वो पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे सीखता गया उसे अपडेट करता रहा। और जब उसे इस एआई ने पहली बार बोलना शुरू किया तो हाँ, ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था। वो खुशी से टहलते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या रखूं? ईमाने, पहला नाम यही ज़हन में आया था और यूँ उसकी एआई एक लड़की की आवाज़ में उससे बात करती थी। बलनूर जाता रहा था और साथ-साथ उसने वैक्सीनेशन पर काम नहीं छोड़ा था। एआई से उसे बहुत मदद मिली और 6 साल की मेहनत के बाद जब वो 21 साल का हुआ तो उसने उसी वैक्सीन को तैयार कर लिया जो उसका बाप उसके लिए छोड़ कर गया था। ये उसकी दूसरी कामयाबी थी। पहली कामयाबी उसे अल्नूर में मिली थी। 19 साल की उम्र में वो वहाँ स्टूडेंट था और पहली बार किसी स्टूडेंट के सेशन में उसके हाथ पर कोई मुसलमान हुआ था। उस रात वो घर आकर हानम से लिपट कर रोया था। उसे लगा जैसे उसके ज़िंदा होने का मकसद पूरा हो गया हो, जैसे उसे अल्लाह मिल गया हो, जैसे अल्लाह उससे राज़ी हो गया हो, जैसे उसके सारे ज़ख्म भर गए हों। उस सफ़ेदी ने उसके अंदर सकून ही सकून भर दिया हो। वो दोनों माँ बेटे कितनी देर तक आबदीदा होते रहे। दोनों ने रोहान और अब्दुल को याद किया था और हाथ ने दोनों को ढूंढ लाने का वादा किया। 21 साल की उम्र से उसने जॉब शुरू कर दी और 23 साल तक पहुंचते वो बहुत सी बड़ी तंजीमों को टाइम देता रहा था। वो एक मशहूर डेटा साइंटिस्ट बन गया था जिसकी महारत टेक सिक्योरिटी इदारों को एआई में थी। ऐसी तंजीमें जहाँ किसी दूसरे शख्स की असल शनाख्त नहीं मालूम होती, वहाँ सबके कोड नेम होते हैं और वो इस दुनिया में मिस्टर ग्रे के नाम से जाना जाता, क्योंकि वो अंधेरे और उजाले की 2 ज़िंदगियाँ जी रहा था। स्याह और सफ़ेद का इम्तिज़ाज ग्रे, हाँ, वो मिस्टर ग्रे था। जब वो बचपन में लैब से भागा था, तब उसने लैब का ख़ास लोगो देखा था और उसे कभी भूल नहीं पाया था। उसने बचपन में वो लोगो ढूँढने की कोशिश की थी, जो उसे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला। क्योंकि तब उसकी इंटरनेट पर छुपी दुनिया तक रसाई नहीं थी। पर अब वो एआई की मदद से हर जगह पहुंच सकता था और उसने उस लैब को ढूंढ निकाला था। वो किसी कैटरी वो किसी कैरी वो किसी कैरी की चाल से जिसे कोई महसूस ना कर पाए उसके सिस्टम तक घुसा था और उसके सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ होने वाले तजुर्बों की सारी लिस्ट निकाल ली थी, यहाँ तक कि वीडियोस भी। वो लोग आज भी सारी दुनिया से छुपकर गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिसे आम इंसान अपनी आंख से देख भी ना पाए। बचपन की अजियत का एक एक पल उसके सामने घूम गया था और फिर एक रात वो वापस वहाँ गया था। उसने वहाँ की पावर डाउन
اس نے وہاں کی پاور شٹ ڈاؤن کی اور اندر گھس گیا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ باہر نکلا۔ سیاہ جینس شرٹ پر وہ سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ کافی حد تک ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ لیب سے نکلا اور متوازن چال چلتا ایک جانب پڑا تھا۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس اور آنکھوں پر چشمہ تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے رہتے تھے۔ وہ چلتے چلتے اچانک رکا۔ اس نے گردن موڑ کر لیب کی جانب دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ 1 2 3۔ اس نے گنتی کی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین جیسے ہل گئی تھی۔ رات کی سیاہی میں لیب میں لگی آگ کے شعلے دور دور تک پھیل رہے تھے۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا پرسکون سا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے لیب آگ کی لپیٹوں میں تھی۔ وہ اب ماسٹر مائنڈ تھا، انسٹاپیبل، جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے بہت سارے اداروں کا راز فاش کیا تھا، بہت ساری تنظیموں کو تباہ کیا تھا اور اپنی ویکسین کے سلسلے میں بہت تحقیق کی تھی، بہت کچھ ڈھونڈا اور اب وہ نہ صرف تندرست تھا بلکہ اسے ڈوز بھی 6 مہینے میں لینی ہوتی تھی۔ اس کے اٹیکس اب کم ہو گئے تھے اور وہ اپنے مقاصد کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ اپنی اس اندھیروں اجالوں کی دنیا میں وہ اپنے پیاروں کو نہیں بھولا تھا اور جس کا خیال ہمیشہ ساتھ رہا وہ تھی ایمانے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اسے کیوں نہیں بھول پایا تھا، پر اس کا خیال اب اچھا لگتا تھا۔ اس کے اندھیروں میں ایمانے کے اجالے تھے۔ عبدل کی باتیں اب یاد آتیں تو وہ زیر لب مسکرا دیتا۔ تم اب بکڈ ہو، اوکے؟ اور اس نے خود کو واقعی پابند کر لیا تھا۔ اسے پابند کر دیا تھا، یہ وہ نہیں جانتا تھا، پر ہاں، اگر اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی تو بس ایمانے کا خیال تھا۔ جب اس نے کمانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اپنا پرانا گھر واپس خریدا اور اسے بیابان رہنے دیا۔ پھر اس نے وہاں اپنی لیب بنائی جہاں وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی ڈوز لینے بھی وہیں آتا تھا۔ اس نے عام انسانوں سے زیادہ کام کیا تھا کیونکہ اسے زیادہ بڑا کردار نبھانا تھا۔ اس نے نہ صرف فائٹنگ سیکھی بلکہ خود کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا تاکہ کوئی ولیم جیسا شخص دوبارہ اسے گھسیٹ نہ سکے۔ اس کے جسم کے نشان بھر گئے تھے سوائے سینے کے نشان کے جو اسے آج بھی ولیم کی یاد دلاتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کام پر توجہ دیتا بلکہ اس نے اپنے باپ اور بھائی کی تلاش بھی جاری رکھی تھی، اور ایک دن سید جبیل صاحب نے ادم جبیل کو واپس لانے کا ذمہ بھی اس کے سر لگا دیا تھا، جسے اس نے خاموشی سے اپنا فرض سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس نے یہ مان لیا کہ اسے بھی سب کچھ ٹھیک کرنا تھا اور وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ ابھی تک سنگل کیوں ہیں؟ اے آئی اسسٹنٹ نے پوچھا۔ سنگل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ اس کے سامنے بہت ساری اسکرینز تھیں اور بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کی نہ کوئی وائف ہے اور نہ کوئی محبوبہ؟ اچھا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اچھا کو ذرا لمبا کھینچا۔ مسٹر جبیل، ڈو یو لو ایمانے؟ اور وہ چونک گیا، بے اختیار ہی عبدل یاد آیا تھا۔ مجھے اس سے محبت کیوں ہوگی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تو پھر آپ نے میرا نام اس کے نام پر کیوں رکھا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا، اس کا خیال ذہن سے چپک گیا تھا۔ اس کی تصویر آج بھی کیمرے میں تھی۔ آپ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ نہیں، اسے سب کو ڈھونڈنا تھا سوائے ایمانے کے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ ڈر جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کوئی عام سطحی سوچ والی لڑکی ہوئی تو، وہ آج کل کی لڑکیوں جیسی ہوئی تو، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ پر وہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو گئی تھی، عبدل کے ساتھ ساتھ وہ بھی۔ وہ جہاں اللہ سے عبدل کی حفاظت کی دعا کرتا وہیں ایمانے کے لیے دعا کرتا کہ اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہ دے، اندھیروں اور اجالوں میں اس کا ساتھ دے، وہ اسے ملتی یا نہیں ملتی، پر وہ نہیں چاہتا کہ جس لڑکی کو عبدل نے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا وہ خود کو کہیں کھو دے۔ اس کی زندگی میں دائمہ آئی جو اسے اپنا منگیتر سمجھتی تھی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا پر سید جبیل کی وجہ سے خاموش تھا۔ دائمہ اچھی لڑکی تھی پر وہ عبدل کی فیانسے تھی اور ہاتھ کا دل کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اچانک اسے ادھم مل گیا۔ ماسیل دبت ساز جس پر سید جبیل کا بھیجا ہوا شخص بری نظر رکھ رہا تھا، اور یہ شخص ہاتھ کے لیے کام کرتا تھا۔ داؤد نام کا یہ آدمی کافی ٹریننگز لے چکا تھا اور جانتا تھا کہ کام کیسے کرنا تھا۔ جیسے ہی ماسیر اور ایمانے کے راستے ٹکرائے، اس سے بھی پہلے اسے عجیب سے خوابوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اکثر مس ایلف سے ملنے جاتا تھا اور انہیں اپنے خوابوں کا بتاتا۔ مس ایلف جانتی تھی وہ ہاتھ ہے، لیکن وہ سب کے لیے عبدل تھا۔ اسے ادم نظر آتا، ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر وہ لڑکی اسے زمین میں دھستی دکھائی دیتی۔
یہ بہت عجیب تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ جسے اب ہر کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اسے قدرت نے ہرانا ضروری سمجھا تھا۔ اور جب اس نے ایمان سے حشام بن کر بات کی اور جب اس نے ایمان سے اس کی ابز خواہش کا پوچھا تھا، مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے دو نہیں بہت سارے فرشتے آئیں۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ایمان سے بات نہیں کی تھی۔ باقی سب داؤد نے سنبھالا تھا۔ اس دن وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے عجیب سے احساس نے گھیرا۔ وہ لڑکی ادم جبیل عرف ماسیل کو کیوں پسند آئی تھی؟ وہ اب سمجھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پایا۔ وہ اس دن خاموشی سے لیب میں بیٹھا رہا۔ مسٹر جبیل، کیا ہمیں آج کوئی کام نہیں کرنا؟ آئی وش کہ ایمانے بھی ویسے ہی ہو جیسی وہ لڑکی ہے۔ اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جس ایمانے کو وہ اتنا خاص سمجھتے ہیں اس کی سوچ بھی خاص ہو۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی اور جانے کہاں رہتی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ اسے اپنے اندر کبھی کبھی دو دل دھڑکتے محسوس ہوتے۔ ایک خواہش کرتا تھا کہ وہ جائے اور ایمانے کو ویسے ہی لے آئے جیسے عبدل چاہتا تھا، اور دوسرا اسے روک لیتا۔ اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، پھر وہ کیسے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کب مر جاتا۔ جتنے اس نے اندھیری دنیا میں دشمن بنا لیے، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ اور پھر کیا اگر وہ ایمانے کے سامنے جائے اور وہ اسے پوچھ لے، کون ہو تم؟ پھر کیا جواب دیتا وہ؟ سوچ کے تانوں بانوں نے اس سے یہی فیصلہ کروایا کہ وہ کبھی اسے نہیں ڈھونڈے گا، اسے نہیں ملے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر نظر ڈالی اور پھر وہاں داہنا ہاتھ رکھا۔ کسی کو معلوم تھوڑی تھا، اور یہ ایسی چاہت تھی کہ جس میں پانے کی۔ کیا ہوا اگر تم یہاں رہتی ہو؟ تمنا نہیں تھی، نہ کھونے کا ڈر تھا، اور یہ دل کب دھڑکنا بند کر دیتا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اور اسے لگتا تھا کبھی کوئی اور لڑکی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ کسی اور کے پاس وہ چمکتے نشان نہیں تھے جو ایمانے کے پاس تھے، اس کی ماں کی طرح۔ تو طے تھا کہ وہ اس دل سے تب ہی نکلنے والی تھی جب یہ ساکت ہو جاتا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پلیز 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 کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولا کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔